हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग करने वाले नेशनलिज्म इन यूरोप का वन शॉट लेक्चर, जहां पर हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। ये एक बेहतरीन चैप्टर है जो आप लोग का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी आप लोग का होप हो सकता है कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 10 का मंथली जो भी होता है, थर्ड और त्रैमासिक होते हैं क्वार्टरली एग्जाम, वो आपका स्टार्ट होने वाला है बिहार बोर्ड में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों। ठीक है। क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप का इसका वन शॉट लेक्चर है। पहले बता देते हैं, मतलब वन शॉट क्या, फुल डिटेल थ्योरी होगी। फुल डिटेल थ्योरी करेंगे इसमें, और इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है। इसमें फुल डिटेल थ्योरी होने वाली है। थ्योरी जैसे ही आपका खत्म होगा, नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। और इसका नोट्स वोट्स कैसे क्या मिलता है वो अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक है। इसका नोट्स वोट्स सारा चीज आपको ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर नेशनलिज्म इन यूरोप का हम लोग एक छोटा सा लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है। चलिए, इंग्लिश मीडियम में है, सब लोग ध्यान देंगे। बिहार बोर्ड का है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 2027 के लिए, जो 2027 में बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का वन सोर्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अपना जो नोट्स है वो कैसे लेंगे। ठीक है। एक मिनट, हम लोग क्या लेंगे, नोट्स। नोट्स जो रहता है वो कैसे लेंगे, जो अपना नोट्स होता है वो कैसे लिया जाएगा। ठीक। नोट्स आपका कैसे लिएंगे, यहाँ पर आपको ऐप पे जाना पड़ेगा। ठीक है। नोट्स के लिए आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, जहां से आप लोग को नोट्स आपको मिल जाए। ठीक है। ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है, बैचेस वाली सेक्शन पे जाना है। बैचेस वाली सेक्शन के पर आपको नोट्स वहां पर मिल जाए। ठीक है। नोट्स वाले सेक्शन पर आपको बैच मिल जाएंगे, बैचेस वाले सेक्शन, है ना। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे ऐप में जाके। वहां पर आप लोग को सेलेक्ट करना होगा बैचेस वाली सेक्शन। ठीक है। बैच वाले एक सेक्शन आएगा जहां पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। बैच, ओके। यहाँ पर बैच वाला सेक्शन आएगा, उसमें आप लोग को सफलता बैच दिख जाएगी। क्या दिखेगी, सफलता बैच। ओके। सफलता बैच दिखेगी, जहां से आप लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाले सेक्शन में चले जाना, वहां पर आपको सब्जेक्ट वाले सेक्शन में जैसे ही जाओगे वहां पर आपको मिल जाएगा कि आपको, मतलब नोट्स मिल जाएगा, सिंपल बात। ठीक है। इस सेक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में छोटा कर देंगे। ठीक है। आइए हम लोग यूरोप के बारे में जानते हैं कि यूरोप का जो नेशनलिज्म है, यूरोप है क्या। हाँ, यूरोप है क्या। तो सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर में यूरोप है क्या, यूरोप के बारे में। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, जो आप लोग को सभी पता है, महादेश है ये। यूरोप बहुत बड़ा महादेश है ना। यूरोप एक इज अ कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर कौन सा कंट्री आती है, इटली आती है, जर्मनी आती है, ग्रीस आती है, ऑस्ट्रिया आती है, पोलैंड आती है, हंगरी, बोहेमिया, ये सब जो होती है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। यही सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इटली, जर्मनी, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, पोलैंड, है ना। ये सारा चीजें आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनलिज्म होता है क्या। नेशनलिज्म जो होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। एक मिनट। तो आखिर नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म इज अ, है ना, नेशनलिज्म क्या है, फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। फीलिंग ऑफ द लव टुवर्ड्स द नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ओके। आइए, तो उसके बाद हम लोग, नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म जो है प्यार है। किसके ऊपर प्यार है सर। ठीक है। नेशनलिज्म जो है वो एक प्यार है अपने देश के प्रति। देश के प्रति जो हम लोग का फीलिंग होता है, और मतलब अपना, और नेशनलिज्म और लव होता है,
देश के प्रति जो लव होता है उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग, एक फीलिंग है जो हम लोग अपने मतलब व्हीकल ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग अपने जो देश में रहते हैं उसमें यूनिटी बनकर एक दूसरे देश से लड़ते जो हम लोग पर कब्जा किया हुआ है ना, हम लोग के इंडिया में भी कब्जा किया हुआ, वो ये चैप्टर भी है हमारे हिस्ट्री में जिसको हम लोग कवर अप करेंगे। पीपल लिविंग इन अ जोग्राफिकल कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट, तो सोशल एनवायरनमेंट कल्चरल और जोग्राफिकल एनवायरनमेंट से हम लोग का जो लिविंग होता है उससे हम लोग को लड़ना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, वही अपना नेशनलिज्म होता है। सिंपल सा जवाब, फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द नेशन इट्स कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म अपने देश के प्रति प्यार है। ठीक है ना। आइए, उसके बाद हम लोग का फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइमलाइन आता है जो बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइमलाइन ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान में रखना कि 1789 1789 में 1830 तीन लड़ाई होती है, 1848 तीन बार में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। यहाँ पर शुरू शुरू रिवॉल्यूशन बिगिंस होता है, फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होती है और यहाँ पर फिर अपना ज्यादा फ्रेंच में बढ़ जाती है रिवॉल्यूशन और वहां से फिर अपना फ्रेंच डेमोक्रेसी हो जाती है। ठीक है, आइए, सबसे पहले हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुइस, है ना, ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुइस। एक मिनट, हाँ, ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुइस 11वां, नहीं सॉरी 16वां लिखा, लुइस 16, लुइस 16, लुइस 16 की हाजिरी में और उनके साम्राज्य में 1789 में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। लुइस 16 ये याद रखना है, लुइस 16 आप। ठीक है, मोनार्की, उसके बाद फिर मोनार्की ऑफ लुइस 16 एंडेड हो जाता है, उसके बाद आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। लुइस 16 जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था। हम्म, क्रूर शासक होने की वजह से वहां पर एक रिवॉल्यूशन होती है 1789 में और उसके बाद लुइस 16 जो है वो 1793 में वो डेथ हो जाता है, 1793 में उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है ना, डेथ हो जाता है। ठीक है, डेथ हो जाता है। उसके बाद हम लोग 1789 से जैसे ही रिवॉल्यूशन आगे बढ़ती है उसके बाद अपना नेपोलियन आ जाता है, नेपोलियनिक एरा आती है। यहाँ पर हम लोग नेपोलियनिक एरा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 1804 में नेपोलियन जो होता है वो बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का ये बहुत ही अच्छा काम करता है, फिर बाद में धीरे धीरे इसको भी अब मार दिया जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड द नेपोलियनिक कोड, 1804 में एक नेपोलियनिक कोड बनाता है जो क्या कहता है नेपोलियनिक कोड, ये 3 पॉइंट्स कहता है नेपोलियनिक कोड, ये 3 पॉइंट्स क्या कहता है सर, कि एवरीवन वाज हेल्ड इक्वली इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल रहेंगे, कोई भी बड़ा छोटा नहीं कहलाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी वाज प्रोटेक्टेड, जिसके पास प्रॉपर्टी रहेगा उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा ना, मतलब मतलब राइट टू प्रॉपर्टी वाज प्रोटेक्टेड, मतलब जिसके पास भी प्रॉपर्टी रहेगा उसका राइट रहेगा उसको प्रोटेक्ट करवाया जाएगा। अपने दादा परदादा का वो सारा चीज प्रोटेक्टेड रहेगा, वो मतलब हड़प नहीं जा सकता, है ना। लिबरेटेड फ्रॉम लैंड सेवलेवरी एंड जागीरदारी, लिबरेटेड फ्रॉम लैंड सेलेवरी मतलब लैंड और जो जमीन का गुलामी करता है उससे आजादी मिल जाएगा। और जागीरदारी टैक्स, जागीरदारी जो टैक्स होती है वो हटाना पड़ेगा, मतलब अंडर दिस अ पार्ट ऑफ दिस गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड इंडस्ट्रीज हैड टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट एज अ टैक्स, मतलब जागीरदारी टैक्स जो गवर्नमेंट को लेगा वो आपका लगेगा यहाँ पर। ठीक है, टैक्स लगेगा, सिंपल बात। 1815 में नेपोलियन जो है वो डिफीटेड होता है बैटल ऑफ वाटरलू में, 1815 में नेपोलियन जो है वो हार जाता है बैटल ऑफ, जिसे हम लोग वाटरलू कहते हैं, और उसके बाद 6 साल बाद 1821 में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेपोलियन डेड इन 1821, तो ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग वियना कांग्रेस आता है 1815, 1815 तक, ये हम 1815 तक जहां पर बैटल ऑफ वाटरलू होता है, उसके बाद हम लोग का जस्ट स्टार्ट हो जाता है वियना कांग्रेस, वियना कॉन्फ्रेंस। वियना कॉन्फ्रेंस जो है
यहाँ पर एक नेपोलियन के जाने के बाद एक पावर्स जो विक्टोरियस पावर्स होती हैं जो वहां पर जीत जाती हैं, वो लोग एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसको इन वियना वियना में बुलाते हैं, जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। तो वो चीजें याद रख लेना, ऑस्ट्रिया का क्या है, कैपिटल, है ना। और 1815 में जो हम लोग का एक वियना कॉन्फ्रेंस नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, वियना कॉन्फ्रेंस से नाम से प्रसिद्ध हो जाता है ना। वियना कॉन्फ्रेंस के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, वियना कॉन्फ्रेंस, है ना। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ये याद रखना, वियना क्या है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ये भी याद रख लेना। ठीक है सर। आइए, वियना कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या था, वाज चेयर्ड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक, मेटरनिक के द्वारा वियना कॉन्फ्रेंस होता है, मेटरनिक के द्वारा क्या होता है, वियना कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है। मेटरनिक एरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेटरनिक एरा ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेटरनिक एरा। ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो वियना कॉन्फ्रेंस जो है वो मार्क्ड करता है, एक मिनट, वियना कॉन्फ्रेंस मार्क द एंड ऑफ द नेपोलियनिक एरा, उसके बाद द बिगनिंग ऑफ द मेटरनिक एरा, नेपोलियन एरा के बाद बिगनिंग होता है मेटरनिक एरा। ठीक है। किसका बिगनिंग होता है, मेटरनिक एरा का। ही एस्टैब्लिश इन इन्फ्लुएंस ओवर इटली, इटली पर ये जो डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स, जर्मनी remained a union of 39 principalities. He also restored the old regime in, उसके बाद क्या करता है मेटरनिक, वो वियना कॉन्फ्रेंस के जो एंड हो जाता है, तो नेपोलियनिक एरा के बाद हम लोग का मेटरनिक एरा आता है, और वो क्या एक स्टैब्लिश करता है, क्या स्टैब्लिश करता है, हिज इन्फ्लुएंस ओवर इटली, इटली पर अपना जो भी उसका विचारधारा रहता है वो अपना इम्प्लीमेंट करता है। फिर सेवरल सेवरल स्टेट्स में उसको तोड़ा जाता है, जर्मनी को 39 प्रिंसिपलिटीज के यूनियन में ही छोड़ा जाता है, और एक फ्रांस में ओल्ड साम्राज्य लाया जाता है, जो पुराना साम्राज्य था। फिर मैटरनिक, मैटरनिक कौन है वो इसके बारे में लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ेंगे। वॉज अ रिएक्शनरी रूलर, मैटरनिक जो था वो एक रिएक्शनरी रूलर था, जिसका एम था कि रिपब्लिक हो जाए एंड रीस्टैब्लिश मोनार्की, और वो एक मोनार्की सिस्टम एस्टैब्लिश करना है ना। मैटरनिक कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड द एंशियन मतलब ओल्ड रेजिमे इन फ्रांस, वो कंप्लीटली एस्टैब्लिश कर देता है ओल्ड रेजिमे जो भी पुराना साम्राज्य था। फिर बोर्बन डायनेस्टी यहाँ से रीस्टोर होती है फ्रांस में, जिसको हेल्ड करती है लुइस, है ना, लुइस 18 बिकम द किंग ऑफ द फ्रांस। उसके बाद वियना कांग्रेस के बाद हम लोग का जो लुइस, वियना कांग्रेस 1815 में हट जाता है, और लुइस जो होती है लुइस, जो भी नाम, लुइस 18 वो किंग बन जाता है फ्रांस का। कौन सा किंग बन जाता है सर, फ्रांस का किंग। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी है, मैटरनिक के बारे में कोई पूछे तो ये चीजें आप लोग को लिख के लानी, ठीक है। आइए, फिर अचीवमेंट्स क्या था वियना कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस वियना कॉन्फ्रेंस का। तो अचीवमेंट्स इसका क्या था कि सोलोनियल डायनेस्टी रिस्टोर हो जाती है फ्रांस में, और लुइस 18 तक राजा बन जाता है ना। इटली को जो है सेवरल स्टेट्स में तोड़ा जाता है, जैसा ही मैटरनिक ने कहा था कि सेवरल स्टेट में इसको इटली को तोड़ा जाए। फिर जर्मनी को 39 स्टेट्स में रखा जाता है, विच ऑस्ट्रिया स्टैब्लिश्ड इट्स अथॉरिटी, जहाँ पर ऑस्ट्रिया अपना स्टैब्लिश करता है अथॉरिटी जर्मनी के ऊपर। फिर जर्मनी में यूनिफिकेशन होती है, इटली में यूनिफिकेशन होती है। पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1830, चार्ल्स टेन वाज एन ऑटोक्रेटिक एंड रिएक्शनरी किंग ऑफ फ्रांस। जब 1830 आया तो चार्ल्स टेन जो थे वो फ्रांस के राजा रहे। जैसे यहाँ पर फ्रांस के राजा कौन थे, लुइस 18। ये कब की बात है, 1748 की बात, जब 1830 में आया, सॉरी 1815 की बात है ना। ये 1815 साल के बाद चार्ल्स टेन राजा बने, जो एक रिएक्शनरी किंग थे। ठीक है, ही सप्रेस्ड द ग्रोइंग नेशनलिस्ट, ही सप्रेस्ड द ग्रोइंग नेशनलिस्ट एंड लिबरल मूवमेंट्स, है ना। वो नेशनलिस्ट जो और मूवमेंट्स हो रहे थे फ्रांस में, उसको सप्रेस्ड करने की कोशिश कर रहा था, है ना। ही अपॉइंटेड पॉलिटी ग्रेक एज प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटी ग्रेक एक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। कौन नियुक्त किया, चार्ल्स ने। ठीक है, पॉलीग्रेक लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी नाम है पॉलिटी ग्रेक यही हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू स्ट्रेंथन एंड अरिस्टोक्रेसी एंड रिस्टोर देयर स्पेशल प्रिविलेज, अपना स्पेशल प्रिविलेज को वहां पर
फ्रांस में लाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। फिर 25 जुलाई 1830 को चार्ल्स टन ने 4 ऑर्डिनेंसेस को लिबरल अपोजिशन में लाया, और उसके बाद फिर 1830 रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है। The ordination triggered a popular uprising in Paris. Civil war broke out in 28 जुलाई 1830। फिर सिविल वार होना शुरू हो जाता है 28 जुलाई 1830 को। क्यों होता है? चार्ल्स टन के चार ऑर्डिनेंसेस के कारण। चार ऑर्डिनेंसेस के कारण। ठीक है। उसके बाद ये जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 कब होता है? 18 जुलाई 28 जुलाई 1830 को ये स्टार्ट होता है। ठीक है। इम्पैक्ट क्या था इसका सर? चार्ल्स टन को डिक्टेट द थ्रोन, मतलब चार्ल्स टन जो है वो सिंपल भाग जाता है इंग्लैंड। ठीक है। इंग्लैंड भाग जाता है। फिर बोरबोन डायनेस्टी की रूल एंड होती है फ्रांस में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश कर जाती है 1830 के बाद। तो ये था 1830 का कहानी कि कैसे चार्ल्स टन आया, चार्ल्स टन ने कैसे पॉलिटिक रेक को प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर लड़ाई होना शुरू हुआ, सिविल वार हुआ 28 जुलाई 1830 को, जिसको हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन कहे हैं। फिर ये फ्लैट हो जाता है इंग्लैंड को, बोर्बन डायनेस्टी खत्म हो जाती है फ्रांस में, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है। आई फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1848 के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1848 जो है वो लुइस फिलिप्स के द्वारा, लुइस फिलिप्स किसके द्वारा हुई थी, मतलब किसके साम्राज्य में हुई थी? लुइस फिलिप नाम दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है लुइस फिलिप्स। ठीक है। लुइस फिलिप्स ने एक प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया जिसका नाम था गीजो। गीजो कह सकते हैं, गीजो। ये देखो, प्राइम मिनिस्टर गीजो was opposed to any kind of legal, social and economic reform। So वो अपोज करता था किसका? एनी काइंड ऑफ लीगल, मतलब इलीगल काम, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लीगल काम को अपोज करता था, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी वो देखना नहीं चाहता था। लुइस प्रिफर्ड क्या करता था? कीप द बोर्जू, वो अपना बोर्जू जो बर्बन डायनेस्टी, बोर्जू डायनेस्टी जो थी उसको माइनॉरिटी ऑन हिज साइड आ गया था, और ही डिड नॉट हैव एनी रेफरल प्रोग्राम, नॉट वाज ही अचीविंग एनी सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी। और उसके पास कोई भी रिफॉर्म प्रोग्राम नहीं थी, और न ही उसके पास फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस था, जिसके कारण से उसके साम्राज्य धीरे धीरे गिरते चल गई, और वहाँ 1848 में रिवॉल्यूशन धीरे धीरे। ड्यूरिंग हिज reign, hunger, unemployment started spreading in the country। किसके साम्राज्य में सर? वही गीजो के साम्राज्य में, है ना? यानी कि बोल सकते हैं लुई फिलिप्स के साम्राज्य में। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, हंगरी बढ़ गया, मतलब ठीक है, भुखमरी, गरीबी, वो सब कंट्री में बढ़ गया था। गीजो स्टार्टेड बीइंग क्रिटिसाइज। अब यहाँ पर उसको क्रिटिसिज्म मिलने लगा गीजो को, कि गीजो को भी हटना पड़ेगा। उसके बाद वहां पर पेरिस में रिफॉर्म हुआ, अलग अलग पार्टी। 22 फरवरी 1848 में एक लीडरशिप ऑफ थायर्स, यानी कि कोई ग्रुप बनाया गया, लगाया गया हर जगह। लुइस फिलिप फोर्स टू अब्डिकेट, यानी कि लुइस फिलिप को फोर्स किया गया कि रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रांस से हटने। फिर 24 फरवरी को लुइस फिलिप को इंग्लैंड भागना पड़ा फोर्सफुली, है ना? नेशनलिज्म, नेशनल असेंबली देन डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। फिर नेशनल असेंबली में अ, जहां पर रिपब्लिक घोषित किया गया, जहां पर ऑल अडल्ट्स पाए थे, और ओवर 21 एंड गारंटिंग द राइट टू। तो ये चीजें 1848 में कहानी हुई थी। ठीक है। 1848 में फिर ओवर 21 को सबको राइट टू वर्क मिलना शुरू। ठीक है। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? आफ्टर द रिवॉल्यूशन लुइस फिलिप लेफ्ट द थ्रोन एंड वेंट टू इंग्लैंड। यस, लुइस फिलिप को भागना पड़ा इंग्लैंड में। फिर नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया गया रिपब्लिक, एंड ओल्ड रेजिमे एंडेड हुई। लुइस नेपोलियन बिकेम एम्परर ऑफ फ्रांस। फिर लुइस नेपोलियन बन गया। नेपोलियन वो बोनापार्टे नहीं है, ये नेपोलियन अलग। ठीक है। दिस रिवॉल्यूशन नॉट ओनली एंडेड द ओल्ड रेजिमे बट आल्सो अफेक्टेड इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, बहुत सारे देश को अफेक्ट किया गया ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और यहाँ से हम लोग का फिर यूरोप में धीरे धीरे आगे आ जाता है, जिसको हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या क्या हुआ वो चीजें जानते हैं। पहले तो ऑब्स्टिकल क्या क्या है? ऑब्स्टिकल क्या सर? इटली को जो है वो डिवाइडेड हुआ इनटू मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इनटू मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जो ना, ऑब्स्टिकल तो यही था पहला, है ना, जो मेटरनिक करके गया था। अच्छा, इटली वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन नेशनल्स लाइक ऑस्ट्रियन फ्रांस। इटली जो है था वो
किसके साम्राज्य में दबा हुआ था सर? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साम्राज्य में। कैपिटल ऑफ इटली वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोप, और इटली का जो कैपिटल था वो पोप के अंदर था, पोप के साम्राज्य के अंदर था, जिसका यही सब ऑब्स्टिकल था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्या आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन। इससे सर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि ओ व्हाट राइट द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीन हीरो हमारे पास आते हैं, मज़िनी, काउंट गैरिबल्डी, जो हम लोग का यूनिफिकेशन ऑफ इटली में काफी मदद करते हैं। मज़िनी जो था वो एक लिटरल था, सपोर्टर था, रिपब्लिकन आइडियाज लेके चलता था और एक कैपेबल कमांडर, मतलब वो अपना मतलब इटली को यूनिफाइड करने के लिए कैपेबल कमांडर था। मज़िनी एसोसिएट करता है एक ग्रुप जिसको नाम रहता है कार्बनरी। फिर 1830 में मज़िनी जो है वो साउथ टू यूनिफाइड इटली, बट मेटरनिक सप्रेस्ड द सिविल वार, फोर्सिंग मज़िनी टू फ्ली इटली। मेटरनिक जब मज़िनी जब 1830 में इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करता है तो मेटरनिक रहता है उस टाइम, जब मेटरनिक कह रहा है, पढ़े होंगे है ना, पढ़े थे अभी। तो मेटरनिक रहता है जो सिविल वार को कराता है, जिसके कारण से मज़िनी को भागना पड़ता है इटली छोड़। मस्जिनी फिर से फाउंड करता है 1831 में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाम करते हैं यंग इटली। इसने फिर यंग यूरोप भी फाउंड किया 1834। 1834 में यंग यूरोप भी फाउंड हुआ। मस्जिनी रिटर्न इटली कब? 1848 में, आफ्टर द फॉल ऑफ मेटरनिक। मेटरनिक का जाने के बाद मस्जिनी आता है, जिसको 1848 में इसने करता है, ठीक है। ऑस्ट्रियन इंटरवेंशन क्रस्ट एंड डेमोक्रेसी मूवमेंट इन इटली। फिर इटली में क्या होता है? ऑस्ट्रियन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मज़िनी वाज अगेन डिफीटेड एंड फ्लड, फिर से वो इटली छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। 1848 में आने के बाद फिर से वो छोड़ के भाग जाता है। फिर आते हैं काउंट केबूर साहब, जो विक्टर इमैनुअल थे। विक्टर इमैनुअल के काउंट केबर एज प्राइम मिनिस्टर, विक्टर इमैनुअल ने अपॉइंट किया था काउंट केबर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जो एक रूलर था। कहाँ का रूलर था सर? सादिया पिटमोंट का, ठीक है। काउंट केबर जो है वो सर्व करता है फ्रेंच साइड को कब से कब तक? 1853 से 1854। इन रिटर्न फॉर हेल्पिंग फ्रांस ही एग्रीड टू गिव अप द प्रिंसिपलिटीज ऑफ नाइस एंड सैवॉय, ठीक है। वो हेल्प करता है फ्रांस को। काउंट केबर विद द हेल्प ऑफ फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रिया एंड कैप्चर्ड लोम्बार्डी एंड वेनेस। काउंट केबर फ्रांस को हेल्प करता है, कैसे? ऑस्ट्रिया को हराने, है ना। अंडर द ट्रीटी और पिडमोंट्स कंट्रोल ओवर लोम्बार्डी एंड ऑस्ट्रिया's कंट्रोल ओवर वेनेसी वर रिकॉग्नाइज्ड 1860-61 में। कैबूर प्रिंसिपलिटीज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इटली, सब इटली का जितने भी सेंट्रल नॉर्दर्न पार्ट रहता है एक्सेप्ट रोम वाला पार्ट, सबको एकजुट कर लेता है। 1862 में वो सदर्न इटली को सारा सारा चीज, सॉरी, सदर्न इटली को छोड़कर, जो रोम वाला पार्ट होता है वो सारा चीज को छोड़कर वो सारा को यूनाइट कर देता है, सिर्फ सदर्न इटली बच जाता है 1862, ठीक है। उसके बाद आते हैं गैरिबाल्डी, जो मजनी के साइड में आइडिया के ही रूप में चलते थे, और ये एक रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती लिखा हुआ रहता है, रेड कुर्ती, ठीक है। ये एक रेड कुर्ती नामक गठन करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन रेड कुर्सी नाम का वही लिखा हुआ है, रेड शर्ट्स। और गैरिबल्डी इनवाइटेड सिसिली नेपल्स एंड एस्टैब्लिश्ड रिपब्लिक देयर। गैरिबल्डी जो था वो सिसिली और नेपल्स के थ्रू जाता था, रिपब्लिक वहां पर कराना चाहता था, ठीक है। फिर 1862 में गैरिबल्डी प्लान करता है अटैक करने के लिए। केवर सेंट हिज आर्मी टू डिफेंड रोम। अब रोम पर केवर ने छोड़ दिया था तो गैरिबल्डी आया 1862 में, वो अटैक का प्लान बनाया, केवर उसका सहायता, काउंट की वो सहायता करने के बाद वो तीनों मीटिंग करते हैं, विक्टर इमैनुअल, कैवूर और गैरिबल्डी। तीनों मीटिंग करने के बाद अपना फ्रांस प्रूशियन वार स्टार्ट हो जाता है, जिसको रोम टू इटली, और उसके बाद 1871 में फाइनली यूनिफाइड हो जाता है गैरिबल्डी की सहायता से, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली थी, सेम टू सेम उसी प्रकार ऑब्स्टिकल इसमें भी आई। क्या क्या आई? इसको भी 300 छोटे छोटे राज्य और बड़े शहरों में जोड़ा गया था। नॉर्दर्न जर्मनी वाज प्रोटेस्टेड, सदर्न जर्मनी वाज कैथोलिक। और नॉर्दर्न जर्मनी को हम लोग प्रोटेस्टेंट कहने लगे, सदर्न जर्मनी को लोग कैथोलिक कहता था। वहां पर लैक ऑफ फीलिंग इन नेशनलिज्म था,
वहां पर नेशनलिज्म का फीलिंग बहुत कम था, है ना। फिर आता है अपना फैक्टर्स क्या क्या था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को। तो नेपोलियन क्रिएटेड द जर्मन राइन कॉन्फेडरेशन, जैसे हम लोग पढ़े थे, है ना। जर्मन राइन कॉन्फेडरेशन वहां पर नेपोलियन बना के गया था, वही चल रहा था। फिर 1834 में क्या था, एक इकोनॉमिक यूनियन था, जलवरी, जिसको मर्चेंट द्वारा बनाया गया था, है ना, व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था जलवरी, ये एक फैक्टर था। फिर एक जर्मनी हीरो था जिसका नाम था बिस्मार्क, यही पूरा कहानी करता है, ऑस्ट्रिया से लड़ता है। अच्छा, बिस्मार्क क्या था, एक चांसलर था, विलियम द रूलर ऑफ प्रूसिया, है ना। बिस्मार्क वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रूसिया इन जर्मन डाइट, जर्मन साम्राज्य में प्रूसिया का रिप्रेजेंटेटिव बिस्मार्क, ठीक है। लेकिन बिस्मार्क चाहता था, वो एक पॉलिसी लाया था, ब्लड एंड आयरन, रक्त एवं लोह की नीति लाया था, जिसके कारण से जर्मनी आजाद हुआ था, ठीक है। ये आप लोग के पढ़ने के लिए लगा दिए हैं कि जब स्मार्ट क्या क्या किया था, वो आप लोग देख सकते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जो जर्मनी बस कंप्लीट हुआ था 1871 में, सेम डेट में, सेम ईयर में कंप्लीट हो चुका था यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ठीक है। उसके बाद फिर इन्फ्लुएंस हुआ जर्मन नेशनलिज्म, कहाँ कहाँ सब। जर्मन नेशनलिज्म के बाद ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगा, हंगरी, बोहेमिया, ग्रीस, पोलैंड, सब जगह, है ना। फिर बाल्कन रीजन तरफ भी ये सारा चीज, सर्बिया उर्बिया तरफ भी वो जाने लगा। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन ग्रीस, ग्रीस में क्या क्या हुआ, कैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये सब छोटा छोटा पार्ट है, हंगरी वाला, पोलैंड वाला, बोहेमिया वाला, ये सारा चीज आप लोग को पढ़ना है खुद से। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इससे, तो मैं इसको आप पर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। और ये यूरोप फिर अपना टी पोस्ट, ये सारा कुछ नहीं, ये कैंसिल कर दो, इससे कुछ क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये स्लाइड में डिलीट कर दूंगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने, ये ये भी स्लाइड डिलीट कर। तो बचा ये सारा आपका होमवर्क वाला पार्ट क्या रहेगा, आपका होमवर्क वाला पार्ट क्या रहेगा, एक बार नोट्स बना लेना खुद से, जितना मैंने समझा दिया नोट्स ध्यान देना, नोट्स को एक बार देख लेना, लर्न कर लेना कुछ कुछ चीजें। क्वेश्चन आंसर मैं कल लेके आऊंगा, उसको हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी कुछ कुछ लेके आएंगे, 40 से 50, 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सारा नेक्स्ट काम रहेगा। आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा सर, होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क आप लोग का रहेगा कि अ, जो हम छोड़ के गए, ग्रीस वाला पार्ट, पोलैंड वाला पार्ट, ये सारा करना है, बोहेमिया, ये, है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, मैं आपको कल दिखाता हूँ, ठीक है। कल जब पीवाईक्यू लेके आएंगे तो ग्रीस, बोहेमिया और पोलैंड, ये सारा चीज आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को न्यू है सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा के जाना, लाइक करके जाना, बाय बाय, थैंक यू। कमेंट कर जरूर करना कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपका मेरा परफॉर्मेंस, आपका समझने का तरीका कैसा लगा, बढ़िया। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।